नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो क्या ईरान में खामनेई शासन का पतन अंत तय हो रहा है या फिर ऐसा दिखने लगा है? इस बात के संकेत मजबूत होने लगे हैं, खास करके तब जब ईरान की सत्ता की ओर से दमनकारी नीतियों के बावजूद, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिशों के बावजूद वहां पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 20,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये प्रदर्शन ईरान के तमाम प्रांत में फैल चुके हैं, शहर में फैल चुके हैं। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों तक मदद पहुंचाएंगे, आप प्रदर्शन करना जारी रखिए, आप लगातार जो है अपनी आवाजें बुलंद रखिए। लेकिन इस बीच ईरान में विदेशी साजिशों का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये असल में ईरान की जनता नहीं बल्कि विदेशी एजेंट्स कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स और कुछ ताज़ा सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये लगने लगा है कि अली खामनेई अब उनकी सरकार का अंत नजदीक है। आइए अपने दर्शकों के सामने कुछ आज के फैक्ट्स रखते हैं कि ईरान में लगभग 3 हफ्ते होने जा रहे हैं जो प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ 28 दिसंबर को। रियाल के निम्नतर स्तर को छूने के बाद से ईरान में जारी है खामनेई शासन का विरोध और 2000 से अधिक लोगों की मौत, इसका दावा नहीं अब बल्कि पुष्टि हो चुकी है ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से। हालांकि कहां कहां मौतें हुई हैं इसके बारे में कोई ब्रेकडाउन सामने नहीं आ सका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश ईरानी सुरक्षा बल की तरफ से जारी है। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि ईरानी सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों पर दमनकारी नीतियों के जरिए क्या लगाम लगा पाएंगे, जो कि सत्ता के खिलाफ मजबूत होती आवाज नजर आने लगी है। ट्रंप पहुंचाएंगे प्रदर्शनकारी ईरान वासियों को मदद, ये बात वो कहते हैं कि आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए। तो आखिर ट्रंप की ये जो मदद है ईरान के लोगों को, वो कौन से रूप में पहुंचाई जाने की बात हो रही है? क्या ईरान की जो अर्थव्यवस्था बदहाल है उस ईरान की जनता को ट्रंप से उम्मीद है? बड़ी बात ये भी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 2025 में ईरान में जो फूड इन्फ्लेशन है, वो खाद्य महंगाई दर 70% से अधिक रही है। तो अंदाज़ा हमारे दर्शक लगा सकते हैं कि ईरान में जनता जो है वो किस तरीके की बदहाल अर्थव्यवस्था का सामना कर रही है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं, महंगाई से परेशान, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति भी नहीं सही तरीके से हो रही है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकेंडरी टैरिफ ईरान पर लगा दिए गए हैं 25% के टैरिफ, उसमें चीन जो कि सबसे बड़ा तेल का खरीदार है ईरान से, क्या अप्रैल में बीजिंग में जो बैठक होने वाली है अमेरिका और चीन के बीच, उससे पहले उस बैठक को ईरान पर दबाव बनाने की अपनी जो रणनीति है अमेरिका की, उस बैठक को खतरे में डालने वाले हैं ट्रंप। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में ये जो ताज़ा हालात हैं वो क्या दर्शाते हैं। क्या सीरिया की तरह, एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि क्या सीरिया की तरह अब ईरान में भी जो तानाशाही सत्ता है उसका अंत होने जा रहा है? इन सवालों के साथ आइए हम अपने आज के मेहमानों का, अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी एनालिस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, धनंजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट सज्जाद पीरजादा भी जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में धनंजय सर आपसे करना चाहूँगी। जिस तरीके से तीसरा हफ्ता अब करीब होने को है, खत्म होने को है, जिस तरीके से प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा है, ये प्रदर्शन हिंसक होते हैं, विदेशी साजिशों का हवाला दिया जाता है, 2000 लोगों की मौत की पुष्टि ईरानी ऑफिशियल करते हैं, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान की आवाम अपनी सरकार से किस कदर नाराज़ है। क्या इसे विदेशी एजेंट्स या फिर साजिश बताकर इसको पल्ला झाड़ना, जवाबदेही से ये भारी पड़ता नजर आ रहा है मौजूदा खामनेई सरकार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं और जिसमें इतनी ज्यादा जनता होती है, ये कह देना कि ये सिर्फ बाहर से स्पॉन्सर्ड है और इसलिए लोग इस तादाद में लोग उतर रहे हैं जी, मेरे ख्याल से ये एक जस्टिफिकेशन स्टेट का हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने
वेस्ट एशिया में आप ईरान की चर्चा कर रहे हैं, पर अगर थोड़ी समय पहले हम देखें तो बांग्लादेश में जो हाल हुआ या नेपाल में हुआ, हो सकता है कि विदेशी कुछ हस्तक्षेप हो, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो वहां पर जो प्रदर्शन में जो उग्रता है, ये ईरान के अंदर कोई नई बात नहीं है। 2000 आई थिंक 2022 में भी हमने एक इस तरह का वुमेन्स राइट को लेकर के ईरान के अंदर मेजर प्रोटेस्ट देखा था। हो सकता है इस बार थोड़ा उनको थोड़ा ये साहस हो सकता है उनके अंदर, थोड़ा ये होप हो सकती है कि ट्रम्प कुछ इंटरवेंशन करेंगे और एक नया तरीके का बदलाव, अली खमैनी हटेंगे वहां से, कुछ नया रजीम चेंज होगा, तो उससे उनको एक उत्साह मिल सकता है। लेकिन बिना खुद के मोटिवेशन के इतना बड़ा प्रदर्शन, और खास करके जिस तरह का दमन इस प्रदर्शन पे हो रहा है, वो उसके बावजूद भी लोग डटे हुए हैं, ये दर्शाता है कि एक जेन्युइन गुस्सा है। और आप जैसे कि खुद नेहा बता रही थी कि वहां पे जो इकोनॉमिक हालत है बहुत बदतर है, और जो वहां पर जिस तरीके का एक रवैया रहा है, पूरा एक स्टेट कंट्रोल, उसको लेकर भी बार बार चर्चा होती रही है ईरान के अंदर। हालांकि ये क्रिटिकल जंक्चर है ईरान में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एक्सटर्नल इंटरवेंशन का सपोर्ट नहीं करता हूँ। ईरान के अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो उस देश का अपना, वहां की जनता का ये अधिकार है प्रोटेस्ट करने का भी, और वो जो जिस दिशा में वहां की पॉलिटिक्स टर्न हो। एक्सटर्नल इंटरवेंशन ने हमेशा ही तबाही की है। हमने बहुत सारे देशों में देखा है कि जिस तरीके का, आप दूर मत जाइए, अफगानिस्तान के अंदर देखिए, एक्सटर्नल इंटरवेंशन के बाद जिस तरीके के हालात बने, उससे कोई बहुत बड़े अच्छे नतीजे तो नहीं दिखे। लीबिया के अंदर हमने देखा, हमने सीरिया के अंदर भी देखा है। कहने को सरकार है, लेकिन तमाम चीजें वहां पर उस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो एक वो बात अलग है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है, ये डेफिनेटली ईरान की जनता इसके पीछे है। एक्सटर्नल सपोर्ट कुछ सेक्शंस का हो सकता है, लेकिन इतने बड़े प्रदर्शन मात्र और मात्र एक्सटर्नल फोर्सेस के करने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से कुचला जा रहा है प्रदर्शनकारियों पर, जिस तरीके से बर्बरता बरती गई है, यहाँ पर बरसाई गई है। सज्जाद जी, आपसे भी एक छोटी सी टिप्पणी अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी, आपके कमेंट्स। पाकिस्तान ईरान में हो रही इस हलचल को कैसे देख रहा है? पाकिस्तान ने एडवाइजरी तो जारी की कि अपने लोगों के लिए कि वहाँ पर बिना ज़रूरी अगर हो तो यात्रा से बचें, और भारत ने तो अब इवैक्यूएशन की जो है अपील कर दी है, अपने जो नागरिक हैं उनको ईरान छोड़ने की जो है सलाह दी है। पाकिस्तान में इसे कैसे देखा जा रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि ईरान में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, खामनेई शासन का अंत होने जा रहा है? देखिए नेहा जी, मैं तो हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, हुकूमत की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ की एक तारीख रही है। अंग्रेज़ों को हम लाहौर वालों से और दिल्ली वालों से बेहतर और कौन जान सकता है। इन लोगों को हमारे मसाइल जो हैं उनसे कोई गर्ज नहीं है कि हम लोग किस सूरत हाल में रह रहे हैं, या फिर हम अगर खुशी चाहते हैं, महंगाई का खात्मा चाहते हैं, इससे सरोकार नहीं है। ये चाहते हैं कि हालात खराब किए जाएं। हिंदुस्तान में देखा वो किस तरह से उन्होंने फिर हालात खराब किए। अब पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है भुगत रहा है जी। ईरान में आप देखिए कि जो लोग बाहर निकले सड़कों पर, ये उनकी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, महंगाई का इशू है, वो बाहर आए, बाहर निकले जी। फिर मुसाद ने आया सामने, और अमेरिका ने पूरे एजेंट्स वहां पे दाखिल किए, खास तौर पे कुर्द वो आए, अफगानिस्तान से भी गए। अफगानिस्तान ने तो बल्कि कह दिया हम अड्डे देने को तैयार हैं अमेरिका को, अगर हमें कुछ पैसे दिए जाएं तो आप कुछ समझ लीजिए ये गेम कहाँ जा रही है। नहीं, अफगानिस्तान ने ऑफर किया है अमेरिकी सेना को, जो है अपना अड्डा ऑफर कर दिया है जी। हाँ, सोर्सेस कहते हैं कि हमारा बगराम एक बेस है, हम आपको दे देते हैं, हम कुछ हमें $800 मिलियन इतनी रकम कुछ है, हमें आप दे दें तो हम आपको दे देते हैं ईरान पे हमले के लिए। ये सिचुएशन बताती है कि किस तरह से ये अंग्रेज जो है ये चाहते हैं कि हालात खराब किए जाएं, क्योंकि इन लोगों को हमारी एशियाई चमड़ी पसंद नहीं है। हम जो मुल्क हैं इंडिया पाकिस्तान, इसके हालात जो खराब है इसके पीछे भी ये लोग होते हैं जी। अब मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं धनंजय त्रिपाठी जी,
हम तो दिल्ली में गए, इनके घर बैठ के खाना भी खाया, अपनी भाभी जी के हाथ का पका हुआ। हम्म। तो ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जब ये अंग्रेज यहाँ से गए। हमें तो ये मिलजुल के रहने नहीं देते थे, जी। परेशान करते थे। इसी तरह ईरान के जो लोग हैं, उनकी जायज मंशा जो है, जो उनकी इच्छाएं हैं, महंगाई खत्म हो, उनको हकूक मिले, वो इसलिए बाहर निकले। अमेरिका दरमियान में कूद पड़ा उनके। और होना क्या था कि हालात अच्छे होने के बजाय खराब हो गए। हजारों लोगों को वहां पर सुना है कि मुकाबले में पार कर दिया गया, कुछ फांसी के फंदे तैयार किए जा रहे हैं। जी। तो ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। पर अगर इसमें वहां खामनेई पर के रोल को आप कैसे देखते हैं? वहां पर बतौर रूलर शासक खामनेई का जो रवैया रहा है, अपनी आवाम के लिए नहीं बल्कि उस पूरे के पूरे रीजन में अपने पावर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, खामनेई जो है वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस न करके वो हूती, यमन और हिजबुल्ला इन सबको स्पॉन्सर करने में अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की आवाम है वो अपनी परेशानियों को जो है देखती है कि कैसे इसे हैंडल किया जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से। तो वो एक गुस्सा भी 28 दिसंबर के बाद से ईरान में लगातार देखने को मिल रहा है। क्या इस पर आपकी एक टिप्पणी आएगी कि आप खामनेई को कैसे देख रहे हैं? क्या उन्होंने ये जो 30-36 सालों से जो वहाँ पर शासन किया है, उनकी भी तो जवाबदेही है कि क्या कह के कि सिर्फ और सिर्फ विदेशी साजिश है, इससे पल्ला झाड़ लिया जाएगा? देखिए नेहा जी, सब लोग सभी हुक्मरानों से खुश नहीं होते जी। और सभी नाराज भी नहीं होते। जो मुल्क चला रहा होता है वो फैसला करता है कि मैंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए क्या करना है। इसमें गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। जी। अब जो गलतियां हैं तो उसका जवाब उस मुल्क की जनता मांगती जी। है। वो बिल्कुल। बाहर निकलती है सड़कों पे। लेकिन अगर कोई तीसरा मुल्क आए और हालात खराब करने की कोशिश करना चाहे, तो मेरे दोस्त त्रिपाठी जी ने कहा कि जी। ये अच्छी बात नहीं है, कोई और मुल्क आकर करे। लोग निकले, लोग अपनी जायज मंशा मांगे, अपनी मांग मांगे, तो इस तरह के जो हालात हैं, इससे मजीद हालात खराब होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जो बात आपने अफगानिस्तान वाली रखी है यहाँ पर, उस पर मैं मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करूंगी। अपने दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने की ये कोशिश जारी रहेगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। तो ईरान की जो जनता है, क्या वाकई अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई से छुटकारा पाना चाहती है? ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ईरान के प्रदर्शनकारी लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं? हालांकि वो मदद किस रूप में होगी ये स्पष्ट नहीं किया जाता है। इस बीच कुछ खबरें और जो हैं वो बहुत सख्ते में डालती हैं, परेशान करने वाली हैं कि कुछ जो प्रदर्शनकारी जिनको हिरासत में लिया गया है, उन्हें खुले तौर पर, खुलेआम जो है मौत के घाट यानी कि फांसी की सज़ा दी जाएगी। और इसका पूरे दुनिया की तरफ से जो है इसकी आलोचना की जा रही है, निंदा की जा रही है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जुड़े हुए हैं। राजन सर, समझना चाहती हूँ कि ईरान में आखिर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो क्या नज़र आती है? क्या वाकई हमले की योजना बना रहे हैं? ईरान के लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, तो क्या हमला करके मदद पहुँचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? धन्यवाद नेहा जी, एंड my best wishes to my co-panelist here and especially the guest from Pakistan. ये देखिए, अभी जो इस सिचुएशन को हम एक बार वॉर गेम करते हैं, बिकॉज जब तक हम इसको वॉर गेम नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि बेस्ट ऑप्शन आज प्रेसिडेंट ट्रंप के पास क्या है। पहला ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन 1 अगर हम लेके चले, तो जो अभी जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है वो ये है कि इसको सिचुएशन जो ईरान में है इसको और ख़राब किया जाए। कैसे किया जाए? जैसे कि 25% आपने टैरिफ्स अभी लगा दिए और उसको इकोनॉमिक ब्लॉकेड में उसको डालने के लिए, और जितने भी कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो ईरान से दूर हो जाएं। जी। दूसरा, जो CIA और मोसाद अभी मिलके काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो यहाँ पे, और आपको याद होगा जब ये 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो साइंटिस्ट को घरों में ही मारा था। तो कैसे मारा था? तो इसको इंटेलिजेंस है ना, नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी। जी। जी। स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ जूस भी ईरान में रहते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए बनते हैं।
जो अभी प्रेजेंट स्ट्रेटजी है, ट्रम्प इसको और आगे लेके जाएंगे, बिकॉज मिलिट्री ऑप्शन की जब हम बात करेंगे एज ऑप्शन नंबर 3, वो उनका लास्ट ऑप्शन होगा, वो शायद वो ऑप्शन आपका इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ये रहेगा कि इसको खराब इतना करे और जनता सड़कों पे आए और एक रेजाइम चेंज और इंटरनल मैकेनिज्म से ही करवा दिया जाए। मींस अपने ही, जैसे आपकी जेन जी है, जैसे मैं आपको बांग्लादेश का एग्जांपल देता हूँ जी। अब बांग्लादेश में रिजाइम चेंज कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ कि जेनजी आ गए और जो इसको हुकूमत के ऊपर चढ़ गए। उसमें बांग्लादेश आर्मी ने इनको सपोर्ट किया उस टाइम पे। और अब डिफरेंस यहाँ पे है कि एक IRGC जो करके जो इनकी जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है जी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेट मी टेल यू, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, दिस इज लाइक अ कमांडो फोर्स। और ये बहुत ही लॉयल है, उस तरीके की नहीं है। आपने वेनेजुएला में देखा, क्यूबन गार्ड्स को आपने जूत लिया, उनको इसको ब्राइब करके आप उनके प्रेसिडेंट को उठा लेंगे, आप उसको खुमैनी को उठा नहीं सकते। अपनी सोच में भी अमेरिका नहीं कर पाएगा ये, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और बहुत अच्छी तरीके से गार्डेड है खुमैनी। उनके पास शायद ये नहीं जा पाएंगे, ऑफ कोर्स टाइम ही बताएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक मिलिट्री स्ट्राइक इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन, इस टाइप की जो हमने देखी थी 12 दिन की लड़ाई में, और एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक होगी, प्रिसिशन होगा। मींस कोई भी सिविलियन टारगेट्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, सारे मिलिट्री टारगेट्स, IRGC जहां जहां पे इनकी कंसंट्रेशन है इनको खत्म। बिकॉज आप इसको देखिए, इनके पास पूरी इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस है, और जैसी इंटेलिजेंस इजराइल और अमेरिका के पास है, आई डोंट थिंक वर्ल्ड में कोई एजेंसी है जो ऐसी इंटेलिजेंस रख सकती है। तो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स करके फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी होती है कि खुमैनी का जो लोकेशन है वो उसको पता एक्चुअली करके उसको वही मार दे। देखिए आपने इसको हमास के इतने सारे जनरल्स भी इसको मारे गए हैं तेहरान में, तो इसको पॉसिबिलिटी हम इसकी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉसिबिलिटी आपकी बनती है एक मिलिट्री एक्शन, जो मुझे नहीं लगता अमेरिका इसको करेगा, बिकॉज यहाँ पे कैजुअलिटीज बहुत होंगी अमेरिका की। और अगर एक मिलिट्री एक्शन अमेरिका कर भी लेता है तो वो एक परमानेंटली अपनी फौजों को ईरान में नहीं नहीं रख पाएगा। बिकॉज देखिए, ईरान इज अ वेरी सिविलाइजेशनल सोसाइटी। जी जी। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो अमेरिका के साथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करके इसको बयानबाजी कर रहे हैं कि यू हेल्प इज ऑन द वे, उनको अमेरिका की हेल्प नहीं चाहिए। एंड इसको लेट मी टेल यू, जब इस टाइप के लोग, जो आपकी सिविलाइजेशन आपकी सोसाइटी है, ये इन लोगों में नेशनलिज्म बहुत बड़ा होता है, इनमें अपनी सॉवरेनिटी बहुत बड़ी होती है, अपना देश का जज्बा सामने आ जाएगा। और जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको भूल जाएंगे फिर वो फिर अमेरिका के अगेंस्ट अपना एक्शन लेंगे। और देखिए, लेकिन ये वही देश है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जब वो हिजाब का विरोध था तब भी हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर जो यूथ है या फिर जो अलगाववादी गुट से आते हैं वो भी सड़कों पर उतर आए थे। और उस दौरान भी ऐसा लग रहा था कि खामनेई की सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये बन गई है। और ऐसे में क्या ये जो सालों से 40 साल लगभग होने जा रहे हैं, ये जो इस्लामिक सत्ता बनी हुई है, कंट्रोल है, क्या ऐसा भी है कि अब ऊब चुकी है जनता वहाँ पर आइसोलेशन में, सैंक्शंस की वजह से? अब वो भी अपने रिसोर्सेज को लेकर अपने देश के हालात ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, और ईरान कब तक अलग थलग पड़ा रहेगा? जबकि यहाँ पर चाहे वो स्किल्स की बात हो या फिर रिसोर्सेज की बात हो, कहा जाता है कि बहुत ही रिच कल्चर्ड ये कंट्री है। एक छोटा सा ब्रेक इससे पहले कि धनंजय सर से इस सवाल का उत्तर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, हमारे साथ सज्जाद पीरजादा भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलेंगे धनंजय जी के पास। धनंजय सर, समझना चाहती हो ईरान के लोग जिस तरीके से अभी बर्ताव कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब बात ट्रंप की आती है या फिर इजरायली साजिश की बात आती है तो वो अपना गुस्सा छोड़कर
कहीं ना कहीं खामनेई का साथ देंगे, जैसा कि अभी मेजर जनरल राजन सर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जब राष्ट्रवाद की बात आती है, नेशनलिज्म की बात आती है, तो ईरानी जो लोग हैं वो अपने कल्चर से, अपने देश से ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो कितनी भी तकलीफ का सामना क्यों ना कर रहे हो। जी देखिए, मेजर जनरल राजन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ईरान का जो हम जब नेशनल स्टेट की बात करते हैं उसमें कुछ सिविलाइजेशनल स्टेट है, जैसे हम इंडिया को मानते हैं जी। और यहाँ पर एक पर से एक नेशनलिस्ट फीलिंग डेफिनेटली होती है। और ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर अमेरिका लेके बहुत बड़ा प्रेम है। अगर आप देखिए तो जब अभी 2025 में ईरान के ऊपर जब इजराइल और अमेरिका का अटैक हुआ तो उस समय इजराइल के जो नेता थे, उन्होंने, नेतन्याहू ने ये अपील की कि ईरान की जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए और इस रजीम के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन वहां पर इसका विपरीत हुआ। उस समय एक्चुअली जो ईरानियन शासन है वो मजबूत हुआ, जनता का सपोर्ट ईरानी शासन के साथ ज्यादा गया जी। और अगर आप, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तमाम जगह, अफगानिस्तान में भी जब 9/11 के बाद जब अमेरिका आया तो वहां पे भी तालिबान बड़े जमाने तक उनसे लड़ता रहा अमेरिका से। और ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है अपने, और वो अपने आप को एक मेजर पावर की तरह देखते हैं और जी। ईरान का अपना एक पावर भी है। तो डेफिनेटली मैं इस बात से सहमत हूँ कि वहां पर कोई अमेरिका का प्रेम नहीं है। पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अमेरिका का पेनिट्रेशन डेफिनेटली वहां पर कुछ सेक्शंस के अंदर है। मोसाद का भी है पेनिट्रेशन उन सेक्शंस के अंदर और वो उसके कई सारे सबूत भी हैं। अगर आप देखिए तो बहुत सारे जो ईरानियन टॉप लीडरशिप है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया था इजराइल ने, और ये बिना सटीक इंटेलिजेंस के पॉसिबल नहीं है। वो उन्होंने मेजर स्ट्राइक से नहीं किया, वो बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक्स इन्होंने किए हैं जी। और एक जो पूरा वेस्ट एशिया में ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहा है और सक्सेसफुली खड़ा रहा है। ये आज से नहीं, 79 के बाद से। और अमेरिका इस रजीम को बदलना चाहता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी अमेरिका, और ये कोई ट्रम्प तो चलिए कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, वो उन्होंने कई सारी और चीजें कर रखी है, लेकिन और भी अमेरिकी राष्ट्रपति है जो इस रजीम को, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से इस रजीम को बदलना चाहते हैं। इनके साथ, इस रजीम के साथ उनका कभी भी तालमेल नहीं रहा है। लेकिन जो चीज यहाँ पर संकट अभी जो ईरान की सरकार के लिए है, खमेनी के लिए, कि वो जो प्रोटेस्ट है वो उसको हैंडल जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके का रिप्रेशन कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से चिंताजनक है। और उनके रिप्रेशन के बावजूद भी वहां पर जो शांति होनी चाहिए या जिस तरीके का उम्मीद वो कर रहे हैं कि कुछ ऑर्डर आएगा, वो हो नहीं रहा है। और ऐसे में अगर अमेरिका कुछ अटैक करता है या पिन पॉइंटेड अटैक करता है तो ये सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये जो प्रदर्शनकारी है, शायद, क्योंकि देखिए किलिंग हो रही है लगातार वहां पर जी, मुझे नहीं लगता कि इस बार ये प्रदर्शनकारी वापस जाने वाले हैं और ये गुस्सा खमेनी के खिलाफ काफी बढ़ रहा है। हालांकि वहां के जो राष्ट्रपति है उनको थोड़ा लिबरल माना जाता है और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ ऐसा इकोनॉमिक पैकेज वगैरह लेके आए जिससे थोड़ा सा ये गुस्सा शांत हो, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत होता दिख नहीं रहा है। ये काफी चिंताजनक बात है। पर मैं इस बात से सहमत हूं कि ईरान के अंदर अपना एक अंडरस्टैंडिंग है सिविलाइजेशनल स्टेट का, और डेफिनेटली वहां पर अगर अमेरिका या कोई भी विदेशी पावर आएगा तो वहां पर उसके खिलाफ पुरजोर विरोध भी होगा। जी जी, पुरजोर विरोध होगा, लेकिन क्या ऐसी सूरत में भी वहाँ पर रिजीम चेंज जो लोग चाहते हैं वो इससे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, और ये कितना सस्टेनेबल, कितना टिकाऊ होगा? सज्जाद जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि ईरान में जिस तरीके से सत्ता चलाई जाती रही है, अब रूस ने भी खुलकर इसका विरोध किया है। रूस ने धमकी दी है कि कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, क्योंकि जैसा आपने अपनी पहली टिप्पणी में बताया था कि अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ जो है ऑफर आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसा ऑफर है कि अपना कोई सैन्य अड्डा या फिर कोई बेस
ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान और अमेरिका काफी करीब आ रहे हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप जालिम का साथ दें? ये मुमकिन नहीं है ना। अब जिस धरती पे हम रहते हैं, हमारी हजारों साल की तारीख है। छोटी सी मिसाल से समझना चाहिए हमें इस चीज को कि हिंदुस्तान ने कभी खिलाफत को नहीं माना, लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया पे जब सवाल आया तो सबसे ज्यादा 1920 में यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई और महात्मा गांधी सबसे आगे थे। और ये भी था कि जो बड़े बड़े उस वक्त के मुसलमान लीडर थे वो पीछे छुप के बैठे हुए थे, उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के हक में आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन हिंदू जो थे, यहाँ के जो हिंदू मजहब के पे बिलीव रखने वाले, वो सबसे आगे थे कि जी वहां पर जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। जब लोगों के साथ जुल्म होता है तो पूरी दुनिया सामने आती है, इसी का नाम ही इंसानियत है। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, हो नहीं सकती, इसका कोई जवाब पैदा नहीं होता कि जालिम का साथ दिया जाए। लेकिन गजा में अमेरिका तो की दोस्ती का मतलब ये तो नहीं हुआ कि अमेरिका जो गलत काम करेगा पाकिस्तान उसके पीछे जाएगा और गलत काम करता रहेगा, बल्कि पाकिस्तान पकड़ेगा हाथ अमेरिका का और पकड़कर रोकेगा, समझाएगा उसको, जिस तरह पहले इसराइल और ईरान की जंग पाकिस्तान ने रुकवाई थी। और ट्रंप ने इस बात पे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको शाबाश दी या उनको सराहा, उनकी तारीफ की और कहा कि ये दो अजीम लीडर हैं, ग्रेट, जिनकी वजह से जंग रुकी। वो कहते रहते हैं इस तरह की बातें, और ये अभी भी बहुत से ऐसे मामलात हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन जो शख्स अगर ढटाई पे उतर आए, जुल्म पे उतर आए, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और मुमकिन दिखाई दे रहा है कि अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। मुमकिन दिख रहा है कि अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे में जो तारीफ पहले अमेरिका ने की पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान उस रोल को भी निभाने की कोई इच्छा रखता है, कुछ इस तरह की ख्वाहिश रखता है कि ईरान पर अगर ऐसी कोई बातचीत की बात हो तो पाकिस्तान भी कोई रोल प्ले करे? मुझे लगता है ऐसे कुछ रोल प्ले हो रहे होंगे। मैं हुकूमत का हिस्सा तो नहीं हूं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं समझता हूं कि अगर अभी तक अमेरिका की तरफ से हमला नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग हैं जो समझा रहे हैं, जो अमेरिका के करीब हैं जी। जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो एक कोई ना कोई तो होता है, समझाने वाला भी तो होता है। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोशिश हो रही है, दूसरे मुल्कों की तरफ से भी ऐसी कोशिश हो रही होगी। ठीक है। बात असल में है कि अमेरिका पसंद नहीं करता जो हुकूमत वहां पे है, और जो अभी जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो पसंद नहीं करते, जो वो भुगत रहे हैं, वो महंगाई को पसंद नहीं करते, वो वहां पे जबर को पसंद नहीं कर, वो चाहते हैं हमें और आजादी मिले। हालांकि ईरान में अगर जो लोग जाते हैं वो कहते हैं वहां पे आजादी है, लेकिन कुछ लोग और भी डिमांड करते हैं। तो इसकी जो जिस तरह अभी धनंजय जी ने कहा, वहां पर जो उनके सदर हैं वो ऐसा लगता था कि वो लिबरल हैं और बातचीत करेंगे, उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। पेजिशकियां की बात हो रही है, डिटेल सामने आएगी तो हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा सारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसा देश जिसे अलग थलग रखने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, उस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और अन्य देशों के साथ उसका कारोबार करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर इस ईरान के सामने ये जो संकट है, इसके लोगों का गुस्सा होना और अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके से सड़क पर उतर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। और कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कि क्या अब पतन होने को आ गया है खामनेई का। सज्जाद जी, अगर आपको जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं उसके बाद जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे धनंजय जी के पास। धनंजय जी, समझना चाहूँगी कि इंटरनेट ठप है, संचार के जो साधन है उस पर काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद स्टारलिंक की तरफ से एलन मस्क ने कहा है कि मुफ्त कर दिया गया है ईरान वालों को। ये जो संचार की समस्या है और स्टारलिंक का जो रोल है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि जैसा मेजर जनरल ने बताया था कि शायद पहला ऑप्शन यही है कि इन प्रदर्शनों को जारी रखा जाए और इसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी और बढ़ जाए? जी देखिए, वो तो बेस्ट ऑप्शन है अमेरिका के लिए कि अगर वहां पे ही अपने ही प्रदर्शन से रजीम चेंज हो जाए किसी तरीके का, तो उससे बेहतर आउटकम उनके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। और आजकल देखिए जो वॉरफेयर है वो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस वॉरफेयर होने लगी है। उसमें हमने देखा कि स्टारलिंक्स भी एक रोल प्ले किया, उसने रशिया यूक्रेन वॉर में भी एक रोल प्ले किया स्टारलिंक्स ने। और
जिस तरीके से सैटेलाइट के थ्रू वो डायरेक्टली इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने की उनके पास जो कैपेबिलिटी है, वो उसका यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। और ईरान में भी वो कर रहे हैं, या उनको इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि उनके ग्राउंड्स में भी ये मानना कि उनके ग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है या मोसाद या यूएस इंटेलिजेंस का, ये गलत होगा। ग्राउंड में भी उनके काफी अच्छे खासे सपोर्ट है, वहां पर एक कम्युनिटी है, वहां पर एक सेक्शन है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 79 के पहले वहां पर अमेरिका का बहुत बड़े लेवल पे इंटरवेंशन या आप जिसे कह सकते प्रभाव था। वो प्रभाव कम हो गया है, पर वो प्रभाव बिल्कुल से खत्म हो गया, ये मानना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी या गलत होगा। और वो प्रभाव हमेशा से ही इस रजीम के खिलाफ, वो जो सेक्शन था उस रजीम के खिलाफ वो दबे हुए थे, वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो सेक्शन हमेशा रहा है। और ईरान में इस रजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट की हिस्ट्री कोई नई नहीं है, हमेशा इस तरह के प्रोटेस्ट पिछले भी समय में होते रहे हैं। हालांकि वो प्रोटेस्ट इतने बड़े नहीं है। आज मुझे लगता है जो प्रोटेस्ट के अंदर आप जो ऊर्जा देख रहे हैं, जो इसके अंदर ताकत देख रहे हैं, वो एक तो है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो तमाम चीजें हैं, स्टारलिंक की जो आपने चर्चा की, उसके साथ ही कहीं जनता के मन में ये है कि शायद ये वो चांस है जिसमें वो सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भी बड़ी जी, ऐसे में एक सवाल है कि सत्ता को परिवर्तित करके फिर विकल्प क्या क्या है? वहाँ तो ये भी है कि इस तरह का कोई लीडरशिप नहीं है, उसका भी अभाव है। तो ऐसे में जनता के सामने क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या विकल्प आप वहाँ पर देख रहे हैं? थोड़ा सा, क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान से काफ़ी उम्मीदें हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है इस्लामिक रूल की, उस व्यवस्था को भी बदलना काफ़ी मुश्किल है। जी देखिए, वहां पर सेकेंड ऑर्डर लीडरशिप भी है, वहां पर मतलब एक पूरा सिस्टम है, तो सेकेंड ऑर्डर लीडरशिप भी वहां पर रोल ले सकती है। हमें नेपाल में लग रहा था कि तमाम नेताओं को उठा के भगा दिया गया है, वहां पर भी हमने देखा कि किसी तरीके का एस्टैब्लिशमेंट आ गया, बांग्लादेश में एक एस्टैब्लिशमेंट आ गया। तो भले ही कोई फेस अभी ना हो स्ट्रॉन्ग फेस, लेकिन कोई ना कोई तो सत्ता पे आएगा ही अगर ये जाएंगे तो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के अंदर भी बड़ा एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसमें टॉप लेवल पे है, मिड लेवल पे है, लो रैंक पे लोग हैं, और कोई ऐसा नहीं कि वो एक मतलब एक इंस्टीट्यूशन लेस काइंड सोसाइटी है, वहां पे एक इंस्टीट्यूशंस है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो इंस्टीट्यूशन कैपेबल है वहां पर ताकत सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए। लेकिन ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, पर जिस तरह की उग्रता जो पूरे प्रदर्शन में दिख रही है, उससे ये कहीं लगता है कि शायद ईरान में इस बार इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होने जा रही है। जी, ऐसे में जो बाहरी प्लेयर्स हैं लाइक तुर्की और चीन और रूस, आप कैसे देख रहे हैं इन देशों को? रूस ने तो ऑफिशियली कह दिया है कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पूरे के पूरे रीजन में। चीन ने भी आलोचना कर दी है, सैंक्शन जो लगे अभी 25% सेकेंडरी सैंक्शन। तुर्की भी इसमें इजराइल और अमेरिका के साजिश की बात कर रहा है। क्या किसी तरीके का समर्थन खुलकर इन देशों की तरफ से, खास करके रूस की तरफ से, आप उम्मीद लगा रहे हैं? मुझे नहीं लगता, जितना मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन किसी भी देश का यहाँ पर होने जा रहा है अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो। जी रूस अपनी खुद की लड़ाई में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। रूस उसमें ही एक अभी डील चाह रहा है। चाइना एक राइजिंग पावर है, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग इशू में, वेनेजुएला के साथ भी ये कहा जा रहा था कि शायद रशिया और चाइना इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो शायद कड़े शब्दों में निंदा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाइना अभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट इशू में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि सिर्फ चाइना के लिए वो मात्र इंटरवेंशन नहीं, चाइना की पावर रीडिंग भी इंटरनेशनल रिलेशन में होने लगेगी अगर वो इंटरवीन करता है तो मेरे ख्याल से चाइना अभी उस हालात में ना है और वो बचना भी चाहता है। बाकी पूरे वेस्ट एशिया के अंदर अगर ये रजीम बदल रही है तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं होने जा रही है वेस्ट एशिया में। इसको लेकर के क्रिटिसिज्म हो सकता है, वर्बल आप बयानबाजी भी देख सकते हैं, लेकिन कोई मेजर तौर पे कोई देश उतर के सामने आकर के इस इंटरवेंशन को रोके, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पक्ष में कोई उतना बड़ा कोई अलायंस या कोई इस तरीके का
मिलिट्री सपोर्ट कहीं से आने जा रहा है। लुके छुपे तरीके से कुछ लोग कुछ कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें चाइना और रशिया के सिवा मैं नहीं समझता हूँ कि वेस्ट एशिया के अंदर अपना पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। वेस्ट एशिया के अंदर अपना एक शिया और सुन्नी वाला भी एक इशू है, और ईरान जिस तरीके से जो पावर रिप्रेजेंट करता है वो सऊदीज पसंद नहीं करते हैं, उनके भी अपने इश्यूज हैं। तो ईरान इस तरीके से एक ऐसा पावर है, पावरफुल कंट्री है, लेकिन एक कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन को इसका सपोर्ट में करे, मुझे ऐसा नहीं दिखी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सज्जाद जी से सवाल ले लेती हूँ। सज्जाद जी, ये जो शिया सुन्नी वाला जो एक विवाद चला आ रहा है, जिसने पूरे के पूरे जो रीजनल पीस है उसको प्रभावित किया है और सदियों से ऐसा हो रहा है, ऐसे में क्या मुस्लिम देश ये चाहेंगे कि इजराइल इस रीजन में, इस इलाके में और ज़्यादा मजबूत हो जाए, अमेरिकी पैठ और ज़्यादा मजबूत हो जाए? और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका को मना किया गया है, जो उसके पार्टनर्स हैं मुस्लिम देशों में, सऊदी अरब, यूएई, ये सब मना कर रहे हैं कि हम अपने बेस का या फिर अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्या पाकिस्तान भी वहाँ पर इस तरह की खबरें हैं कि मुस्लिम देशों का क्या रिएक्शन होगा ईरान में अगर रिजीम बदलता है उस सूरत हाल में? जी नेहा जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा था? जी। तो शिया सुन्नी का जो इशू है, ये भी तो कहाँ है, लोगों के दरमियान है। मुल्कों के रिश्ते मजहब के साथ नहीं होते, मुफादात के साथ होते हैं। ईरान और तुर्किया की कितनी जंग थी, कितनी लंबी, ऐसे था मामला, ऐसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बनाया हुआ है, लेकिन एक ही बारी में अब दोनों इकट्ठे बैठे नजर आते हैं। अब सऊदी अरब, ईरान भी इकट्ठे नजर आ रहे हैं, लोगों के दरमियान हो जाते हैं, जो आसपास हो सुलह भी हो जाती है, लेकिन मुल्क कभी मुफादात के अलावा कभी नहीं चलते। मुफादात देखेंगे सब लोग, सब मुल्क देखेंगे कि ईरान के साथ किसका। अब मुझे लगता है कि ईरान को किसी दूसरे मुल्क के सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे यह भी लगता है कि ईरान ने जैसे कोई अपना एटम बम भी बना लिया है, और यही वजह है कि अमेरिका अब तक नहीं आया। कल भी उन्होंने कहा कि जी आप बस तैयार रहे, हम आ जाते हैं, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे। जिस शिद्दत के साथ ईरान ने हमले किए इजराइल में, कोई मुल्क जुर्रत कर ही नहीं सकता। ईरान ने किए हमले, तो उनको पता है कि इनके पास कोई ना कोई खतरनाक हथियार हैं, जिसकी वजह से अमेरिका डरा हुआ है। और पर सज्जाद जी, बात आवाम की भलाई की आती है। जब रियाल का वैल्यूएशन इतना नीचे डाउन जा रहा है, आपकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया में सबसे अलग थलग पड़ती जा रही है। बेशक आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास तेल के भंडार हैं, आपके लोगों में स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी सैंक्शंस की वजह से ये जो आवाम में गुस्सा है, इसे क्या आप नहीं मजबूत मानते हैं कि ये शायद सत्ता परिवर्तन कर दे और ये पूरे के पूरे रीजनल पीस के लिए भी, शायद पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही मुफीद साबित हो? जी, सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में बैठ के मुझे उस दिन अफसोस हुआ जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इंडिया पे। मतलब क्या आप किस इतने बड़े मुल्क के आप सदर हो, एक तमाशा लगता हो कि एक वक्त था कि आप मोदी जी का हाथ जोड़ के चलते थे, और अब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। क्या ये एक कहते हैं ना खर दिमाग एक सदर बन गया है उस मुल्क का, जिसे लिबरल मुल्क था, जो सेकुलर मुल्क था, इन्होंने तो पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया हुआ है। लोगों की भलाई की बात है, आप लोगों की आप आसानियां करें, पैदा करें। ईरान पे दोबारा टैरिफ लगा दिया, जो मुल्क ईरान से ट्रेड करेगा उसमें नुकसान इंडिया की है, रशिया है, चीन है, इन लोगों का। तो ये लोगों का नुकसान होगा ना, मुल्कों के क्या नुकसान होते हैं? मुल्क लोगों से मिलकर बनते हैं। अगर अमेरिका को इतनी परवाह होती तो ये टैरिफ खत्म कर दे, ट्रेड की आजादी दे दे, तो देखेंगे महंगाई भी कम होगी और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। वजह लोगों की ये है कि लोग सड़कों पे इसलिए आए हुए हैं कि वहां महंगाई है, जी बिल्कुल, वहां पे उनकी जिंदगी जीना उनको मुश्किल हो गया है। तो इसकी वजह अमेरिका ही है, उसने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं ईरान के ऊपर, तो कैसे खुशहाली आएगी वहां पे? यही काम उसने इंडिया में शुरू कर दिया अमेरिका ने। पर जिस तरीके से आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा है मौजूदा सरकार पर, ये आरोप है,
कहीं ना कहीं ये तार जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सजा जी, समय समाप्त हो गया है, इस बहस को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, धनंजय सर आपका भी बहुत बहुत आभार, और मेजर जनरल राजन कोचर जो हमारे साथ हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और अब दर्शकों से उम्मीद लगाती हूँ कि आप अपना स्नेह हम तक अपने फीडबैक के रूप में पहुंचाना ना भूलें। आप ईरान की जो समस्या है, और ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन करते रहो, हम आपको मदद पहुंचाएंगे। लेकिन ये मदद क्या होगी? क्या वाकई ट्रंप चाहते हैं कि खामनेई रिजीम जो है उससे उखाड़ फेंका जाए, और उसके बाद ईरान के लोगों की जो समस्याएं हैं क्या ख़त्म होगी? क्योंकि ये सवाल बड़ा है। बांग्लादेश की समस्याएं क्या ख़त्म हो गई शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से? नेपाल में क्या समस्याएं ख़त्म हो गई? और श्रीलंका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ठहराव ज़रूर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दर्शकों का। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक ज़रूर पहुँचाएँ। नमस्कार।